नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध कथाकार चित्रा मुद्गल की कहानी आंगन की चिड़िया लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। मैं किस सिरे से शुरू करूँ? बोलोगी ही नहीं तुम तो चलो मैं खुद ही सोचती हूँ। अपना गिलास हाथ में थामे वह अपनी लंबी खुली बैठक के पूर्वी छोर पर, जहाँ से उनके सोने का कमरे का सकरा सहन शुरू होता है, उस ओर चल दिए। सहन और सोने के कमरे में प्रवेश करने से पहले फर्श का एक आयताकार खुला टुकड़ा अपना अलग वजूद लिए उस घर में अपनी उपस्थिति विशेष रूप से दर्ज करता है। उसके सोने के कमरे के ठीक सामने एक और सोने का कमरा है। किसका? उसका नाम बताना जरूरी नहीं। जिसका नाम बताना जरूरी नहीं, उसकी एक गहरी इच्छा को प्रकट करना जरूरी है। उसकी इच्छा थी कि उनके और उसके कमरे के बीच गुलाब का एक पौधा लगाया जाना जरूरी है। आयताकार फर्श के उस खुले टुकड़े की बाईं दीवार से लगा हुआ, या कह सकते हैं दीवार में लगभग धंसा हुआ सा ऊंचा चौड़ा कलात्मक एक डिवाइडर है, जिसकी ऊपरी शेल्फ में किताबें करीने से लगी हुई हैं, कभी निकाल कर खोली न गई हो इतनी बेदाग। उसी डिवाइडर के निचले हिस्से में उनका छोटा सा बार बना हुआ है। बार के निकट पहुंचकर वे थमक से गए। उनकी नज़र सोने के दूसरे कमरे के पर्दों को टोहने लगी। खिले गुलाबों वाला पौधा कहाँ है? इन दो कमरों के बीच लगाने की खूबसूरत कोशिश तो की थी उन्होंने बहुत दिनों तक। उन्हें भी लगता रहा कि उनकी ये कोशिश व्यर्थ नहीं गई। हाथ में थमे गिलास को वह आहिस्ता से अपने चेहरे की परिधि में ले आए। वह पैग का आखिरी घूंट क्रिस्टल के गिलास से आलिंगित कत्थई गार्नेट की पिघली किरचों सा चकमका रहा था। गिलास उनकी उंगलियों में थिरकने लगा। चकमकाहट नाच रही थी, चौंधियाती। उन्हें आखिरी घूंट घूंटना है, आखिरी पैग का नहीं, पैग का आखिरी घूंट। उन्हें अजीज है, तृप्ति के पूरक सा नहीं, शायद तृप्ति को उकसाने वाला, उनकी तरस को जगाने वाला। जे क्या वही थी? समझ नहीं आता, या समझ ने उनसे दूरी बना ली है। वार से उन्होंने रम की बोतल उठा ली। नया पैग बनाना है। बर्फ के गोल मटोल कंचों से उसे ऊपर तक भर देना है। पहला घूंट भरने से पूर्व बर्फ के शिखर को रम में डूबते, पिघलते, बदलते हुए महसूस करना है। चुनौती देते महसूस करना है कितना ठंडापन है उसमें। कब तक ये रम की आँच से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। गिलास अब फिर उनके चेहरे की सीध में है। आंखें टिकी हुई हैं, टकटकी बांधे गिलास की दीवारों से। गिलास की दीवारों के आर पार जाया जा सकता है। नहीं, दीवारें सतर्क हैं, भीतर झांकने की अनुमति तो देती हैं, मगर अपने पार नहीं जाने देती। सेंध अधूरी ही रहती है। सब कुछ जान लेंगे, था पा लेने की मनसा को परे ढकेलती। पहला घूंट भरा नहीं गया है, हड़बड़ी नहीं। पहला घूंट पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त, आराम की तरह। छोटा घूंट भीतर हो रही बर्फबारी से नहीं जूझ सकता। बैठक का छोर दूर है, सीधे एकदम नहीं भर पाते, ठिठकना ठहरना पड़ता है। पड़ाव से जीवन के अटकाव विवश करते हैं। अटकाव को टाल पाना अपने हाथ में होता है क्या? जो उनके हाथ में हो सकता है उसे टालना, जो अपने हाथ में हो सकता है उसे टालना। भारी भरकम गुदगुदे सोफे के मध्य पसरी लंबी तिपाई सरहद की ऊंची बाढ़ सी कटीली हो उठती है। रुको राज, घूंट भरने दो मुझे अपने गिलास से। गिलास बना दूँ तुम्हारा? भद्दा मजाक मत करो, मैं पीती हूँ। घूंट भरना चाहती हो मेरे गिलास से? जाहिर है चाय का घूंट तो भरोगी नहीं तुम। मेरे लिए रम का घूंट चाय के घूंट में तब्दील हो जाएगा जब मैं उसे घूंटूंगी। सच कहूँ, कुछ भी पी लें हम, लेकिन निर्भर करता है हम क्या पीना चाहते हैं और किस रूप में पीना चाहते हैं। अमृत विष का प्याला वैसे ही थोड़े बन गया होगा। ब्लडी इंडियन खोखला सोच। जे होती तो उसका जवाब होता, जो सच होता, हाँ मैं पीना चाहती हूँ। उन पर उनकी टिकी आंखों में उपहास ने अट्टहास भरा, खामोश अट्टहास। उस पर उनकी टिकी आंखों में उपहास
ने अट्टहास भरा, खामोश अट्टहास। हाय, क्या क्या कह गए वे। चोट उसे पहुंचाना चाहते थे या खुद को कोचना कि अपने दिल दिमाग पर पूरी तरह भरोसा न किया करें। वह भी गलत हो सकते हैं निर्णय लेने में। शीत ताप रहित घर घर होते हैं, शीत ताप रहित घर घर होते हैं। इन घरों में मौसम के उतार चढ़ाव कोई दस्तक क्यों नहीं देते। मैं स्वयं से सवाल कर रही थी, बुदबुदाते हुए, या उनसे। बुदबुदाना उनको सुनाने के लिए नहीं था शायद, होता तो बुदबुदाती नहीं। जे की आवाज़ चीत्कारों में बदलती हुई उन्हें चेतावनी सी देने लगती है। वह अपने घर की दीवारों को जितनी जल्दी हो सके साउंड प्रूफ करवा लें, उसके नंबर डायल किए बिना वहाँ की चौकन्नी पुलिस तक पहुँच जाए। संयत दिखे वह ऊपर से मगर भीतर से कड़वा आए थे। उन्हें लगा था गतिमान वक्त के साथ जगह पर से न हिलने वाले आदमी का विभ्रम प्रलाप है उसकी ये बुदबुदाहट। छत तुड़वा दें इस प्रकार की, छत तुड़वा दें इस प्रकार की। मौसम टपक पड़ेंगे, भूखे नंगे बर्फ की आसमान से रपटती सिल्लियाँ घर में अपने घरौंदे जितने ऊंचे नुकीले बनाना चाहेंगी तबीयत से बना लेंगी। तुम्हारे बगल से सटी उनकी कपकपाहट दूर होने से रही। तुम खुश होगी। मौसम ने हर दस्तक दी है, मौसम ने घर में दस्तक दी है। बरसते मेघों का पानी जाया न हो, इसके लिए शहर भर के बाथ टबों को घर में लाकर ठूंस देना होगा। जल क्रीड़ा करने में तुम्हें घोर आनंद आएगा। मौसम ने जो घर में दस्तक दी है। ऊंचे दरख्तों के बुढ़ाए पत्ते हवा की तेजी न सह पाने के चलते टूट टूट कमरों में पुआल के बिछ जाएंगे, पुआल से बिछ जाएंगे। तुम शायद तभी सो पाओगी चैन से। खटियों पर सोने की आदत जो पड़ी है तुम्हारी, गांव देहात यहाँ भी चाहिए तुम्हें। वाशिंगटन डीसी के इस उपनगर में यूनिवर्सिटी टावर्स और यूनिवर्सिटी गुलेबाड़ की गगनचुंबी इमारतों की छाव में इतने दिनों तक खास के साथ रहते हुए आम भी खास हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि खास आम में क्यों नहीं बदल सकता। बुदबुदा रहे हैं वह, किसे सुना रहे हैं। घर में कोई सुनने वाला है नहीं। आधी बोतल रम इस हाल में नहीं पहुंचा सकती उन्हें कि वह खुद बोले और खुद ही सुने। छिपाया नहीं था उन्होंने, बताया था। दिल्ली के जनपद होटल में जे के 3 बच्चे हैं। तीनों को वह अपने साथ लेकर आई थी, 2 बेटे और 1 बेटी। 13 वर्ष में 3 तलाक जे के खाते में दर्ज थे। 2 बड़े फ्लैटों की मालकिन थी। जीवन पर्यंत कमाती, तब भी अपने बूते 2 बड़े शहरों में बड़े फ्लैट बना पाना उसके लिए मुश्किल था। औरत की योनि और कोख ने उसे इतनी बड़ी संपत्ति का हकदार बनाया था। बस हमारे यहाँ की मूर्ख औरतें इस गुरु से नावाकिफ़ हैं, या उनमें साहस की कमी है। शायद इसी वजह से हिंदुस्तानी मर्द अपना खेल बनाए हुए हैं। इस इलाके में इतनी बर्फबारी सालों का फासला तय करके होती है तो एक इंद्रजाल सा रचती है। बैठक की पौनी दीवार घेरे हुए कांच की खिड़की के निकट खिंचाते हैं। भारी भरकम पर्दा सरक कर उसकी चौड़ी सांध से उस पार ऊंचे दरख्तों पर झूलती बर्फ को छूने की कोशिश करते हैं। इंद्रजाल को छूना मुमकिन नहीं है। कांच बेहद ठंडा है, खून जमा देने वाली हद को छूता। झुरझुरी सी चिहुकी सी देह में गिलास होठों से आ सटा। देह के तापमान को मौसम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। 2 दीर्घ घूंट भरे उन्होंने, स्वयं के अनुशासन के विपरीत। ठीक होने तक ठीक हो गए महसूस करना जरूरी होता है। भीतर उनके नियंत्रण में फिर भी नहीं आता, पसरा रहता है वहाँ उचाट किए रहने वाला सघन बियाबान। ऊपर वह उसे प्रभावी नहीं होने देते। किसी ने कुछ कहा नहीं तो यहाँ कौन है जो कुछ कहेगा। वह गलत नहीं हो सकते। उनकी सतर्क चहलकदमी तेज हो गई। आभास हुआ भीतर इस समय कोई बेवक्त खुसफुसा रहा है। चोप में डूबी खुसफुसाहट, उस कील की ठुकती जिसे रह रह कर ठोका जाता है हथौड़े से। सप्ताह के अंत में उन बच्चों के पिता आते थे, किस्म किस्म के प्रलोभनों के साथ। जे एक सुघड़ जननी की भांति उनकी औलादों को सजा धजा कर बारी बारी से उनके हाथों में सौंप देती।
मासूमों को पहले से ही अनुकूलित करती। वह एक सुनहरा समय बिताने जा रहे हैं अपने पिताओं के साथ। पति वह अच्छे नहीं रहे तो क्या, पिता वह बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। अब तो उनके पिता उसके दोस्त हैं। उनके पिता सप्ताह का अंत मनाने के लिए उन्होंने फला पिकनिक स्पॉट चुना है। जम के सप्ताहांत मनाना, तुम उनके साथ, पसंद का भोजन करना, चीज़ें खरीदना। पिता अपने बच्चों को सब कुछ दिला सकता है। संकोच नहीं करना, माँ की बुराई नहीं करना। नहीं करोगे ना? लंगूरों की ललाई से अरुण गदगदे खिलखिलाते बच्चे उस रोज़ विशेष दरवाजे की घंटी बजने की प्रतीक्षा में अधीर छटपटाते, विडंबना से अनभिज्ञ। आखिर हफ्ते में एक बार ही क्यों मिल सकते हैं वह अपने पिता से? घर इतना गर्म क्यों हो रहा, इतना उन्हें उकसा रहा? ओवरकोट और गम बूट पहन, गिलास हाथ में थामे वह घर से बाहर निकाल दे, उस इंद्रजाल को छू आए। उसकी माया में पूरा इलाका आकंठ डूबा हुआ है। कहाँ चल दिए राज साहब? हम भी चल सकते हैं। ओवरकोट पहनना होगा। ठंडे लोग ठंडी का सामना नहीं कर सकते। पहन लेंगे। उनके कहे हुए वाक्य का पिछला हिस्सा सुनाई नहीं दिया। उसे यह सुनकर अनसुना किया, भांप नहीं पाए। गम बूट तो है नहीं तुम्हारे पास, बूट तो है नहीं तुम्हारे पास। जूतों से काम चला लेंगे। अभी आए, ऐसी बर्फ पहली बार देखी। न ले जाना चाहो तो अब बात और है, पीछे पीछे हो लेंगे हम। ललक छू गई, जिद में आँच थी, महसूस हुई उन्हें। आज दौड़ने लगी सिराओं में। आज को अपने कमरे की ओर मुड़ने दिया उन्होंने। चलो छोड़ो ओवरकोट। हैरत से बहुएं सुगड़ी उसकी। आओ तुम मेरे ओवरकोट में समा जाओ। मजाक छोड़ो। मजाक नहीं कर रहा मैं, इतने जीरो साइज नहीं हैं हम बताएंगे तुम हो या नहीं। उस रोज़ कुछ हो जाता तो शायद गुलाब उग आता उनके दरमियान। इधर जे से अलग होने पर, उससे जुड़ने के उपरांत लगने लगा था बर्फ़ गिर रही है तो ओवरकोट और गम बूट में दस्ताने पहने नन्ही हथेली उनके हाथ में हो, बर्फ़ की चादर पर अपने नन्हे गम बूटों के निशान छोड़ती हुई। गुंजाइश ने अभी उनसे पल्ला नहीं छुड़ाया है। कई बार फ़ोन कर चुके हैं उसे, बस फ़ोन पर जनानी नुमा सिसकियाँ नहीं भाती उन्हें। जे जननी बनने को राजी थी। उन्होंने जे से बच्चा नहीं चाहा। नहीं चाहते थे कि उन 3 बच्चों की भीड़ में उनका मायूस भी शामिल हो और उन्हीं की भांति जे उसे सप्ताह के अंत में अपने पिता से मिलने के लिए सजाए धजाए। उनका बेटा या बेटी उनका इंतज़ार करे कि कब उसके पापा आएँ और वह उनसे मिल सके, उनके साथ रह सके। उस मजबूरी का सामना करे जिसे साथ लेकर वह पैदा नहीं हुआ। मजबूरी जो उसे बेदर्दी से सौंप दी गई, बिना उसके मन को जाने समझे। एक तरफ बच्चों के बचपन को बचाए रखने की ताकीदें, तो दूसरी ओर उन्हें समय से पहले समझदार बनाने के दबाव। बहुत बाद में महसूस हुआ था उन्हें एक दूसरे की शक्ल न देखने की विमुखता के बावजूद बिस्तर से वे कभी विमुख नहीं हुए। मुआवजा तगड़ा उनसे भी वसूला गया। पिता नहीं बने जे तो मुआवजे में खासी रियासत मिली। उनसे पूछा था खुलकर दिल्ली से लगे अपने कस्बे नुमा नगर में लौट जाने के बाद, हम में और जे में क्या अंतर है? मतलब नहीं समझा मैं तुम्हारा। मतलब जे के साथ आपने 3 साल गुजारे, हमारे साथ दूसरा साल पूरा होना मुश्किल हो गया। करवा चौथ की दूसरी मेहंदी हाथों से नहीं उतर पाई। सवाल उन्हें संकोच में डाल गया। उससे उम्मीद जो नहीं थी। जवाब सुनना चाहोगी? सुनने का साहस जुटा लिया है। उसने यह भी कहा वह उनके पास थी तो उनसे पूछने का साहस नहीं जुटा पाई थी। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय उसके मन में यह प्रश्न नहीं अकुलाया। कमी थी तो शायद साहस की, वह साहस जो उन्हें कटघरे में ले सके। पत्नी होकर उसे जानने का अधिकार है। उस सवाल को पूछने का साहस संजोने में उसे महीनों लग गए। पहले शायद मैं तुम्हें जवाब न दे पाता। लगता था मुझे अरसा साथ रहने के बावजूद जिस परंपरा की दरकार होती है पति पत्नी के संबंधों में, पैदा नहीं कर पाए हम अपने बीच। लगा और कितना समय चाहिए तुम्हें? खुद को परखने की ज़रूरत नहीं समझी आपने। वह रुआंसा मौन हो गए थे। इस स्पष्टता में कठोर नहीं होना चाहते थे। सुनो, जे को जगाना नहीं पड़ता था और मैं क्या, तुम जगाने की कोशिश के बावजूद जाग नहीं पाती थी।
उस ओर पसर आए सन्नाटे ने उन्हें विचलित किया। वही फ़ोन रख न दिया जाए, कहीं फ़ोन रख न दिया जाए। उस ओर पसर आए सन्नाटे ने उन्हें विचलित कर दिया। कहीं फ़ोन रख न दिया जाए। फ़ोन रखा नहीं गया। बोलो ने चुप्पी तोड़ी। आपने हमें स्वयं पसंद किया था। थोपी नहीं गई थी तुम हम पर। हम भी पटरी बदल कर देखना चाहते थे। पटरी? आशक गलत शब्द के कंधे पर सवार होते ही कितना ओछा हो उठता है, कहकर वह ग्लानि से भर उठे। देखो, जिंदगी को विकल्प देना चाहिए। ज़रूरत महसूस हो रही थी हमें। उन्हें महसूस हुआ कि व्याप गई असहजता को सहज करने की ज़रूरत है। संवाद गलत नोट पर ले जाकर समाप्त करना, नई उद्विग्नता को आमंत्रित करना होगा बेमतलब। अगले ही पल उन्होंने पूछा कि वह पिछली बातचीत में बता रही थी कि उसकी पुरानी नौकरी शायद उसे फिर मिल जाए, वरना वह ये भी कर सकती है कुछ समय के लिए अम्मा के पास जाकर हाथ रस रह आए। बाबूजी के न रहने के उपरांत अम्मा बहुत अकेला महसूस कर रही हैं। गठिया परेशान कर रही है उन्हें। नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहती। उसका स्वर दृढ़ था, असमंजस से दूर। तब दिसंबर में आप आ रहे हैं ना? अम्मा ने बताया था फ़ोन पर। आ रहा हूँ। तुम्हें अभी बताने जा ही रहा था। तभी आपसे लिखा पढ़ी करके मुक्त होना चाहूँगी। क्यों? नौकरी मिलते ही ज़िंदगी की नई पारी शुरू करूँगी। कैसे? वैसे ही जैसे जे शुरू कर लेती है। अनेक बार की तरह वह फिर से डिवाइडर के करीब आ गए, अपने खाली हुए गिलास के साथ। बर्फ़ के सफ़ेद कंचे उतर रहे हैं, रम की तरलता में उसी तरह, मगर उसी तरह अगली कड़ियाँ नहीं घट रही आँखों के सामने। गिलास थिरकाने के बावजूद, आँखें थिरकने पर, निर्निमेष गड़ाए रखने के बावजूद, सिर्फ इतनी तेज़ी से क्यों पिघल रही है जितनी तेज़ी से इन दिनों नहीं पिघलती। एक गहन उच्छ्वास फूटता है उनके कंठ से। कत्थई रम सुनहली रंगत में बदलने की बजाय जमे खून सी करछल क्यों हो रही है। वह गिलास को ऊंचा उठाकर रोशनी के दायरे में ले जाते हैं। सुनहरी चकमक फिर भी नहीं फूट रही। इस रात के ठीक 3 दिन बाद उन्हें दिल्ली पहुंचना है। वे अपने से पूछते हैं, क्या वे दिल्ली पहुंचना चाहते हैं? एक निर्णय जो वहां उनका इंतज़ार कर रहा है, उसका सामना करना चाहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी आंगन की चिड़िया। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।